Good morning all of you. Today we will start our 9th chapter of class 12 subject biology. Chapter name is enzyme. तो आज अपने जो है क्लास 12 का 9 नंबर चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम. ठीक है, एंजाइम बेसिकली आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत बार एंजाइम का नाम सुना होगा. एंजाइम क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ठीक है, क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज आराम से होगी. हाँ, ये अपने को कई बार अपने नाम सुना है कि अगर अपने को ये केमिकल प्रोसेस करवानी है तो इसमें ये वाला एंजाइम यूज़ होगा, अगर अपने कोई और केमिकल प्रोसेस करवानी है तो उसमें ये वाला एंजाइम. यानी कि हर एक केमिकल प्रोसेस के लिए पर्टिकुलर एक चीज़ या कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट बोल दो, एज ए प्रमोटर बोल दो, एक सब्जेक्ट की बोल दो, या एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको अपने केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाने में जो अपना पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरीके से डिपेंड करता है अपने ऊपर कि अपने काम कैसे करवाना चाहते हैं. तो डिपेंड करते हैं कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों कैसे ऊपर एक दूसरे के डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो एंजाइम के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिटेल में अपने को सिर्फ एंजाइम नहीं पढ़ना है, एंजाइम में क्या काम करता है, एंजाइम क्या रिएक्शन कैसे फॉलो करवाता है, कैसे कंप्लीट करवाता है ना. तो इसमें कुछ पॉइंट्स आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपने. सबसे पहले तो अपने देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन. ठीक है, यानी कि एंजाइम के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेंगे इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ने वाले क्या नहीं है. सेकंड फर्स्ट अपने पॉइंट पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, यानी कि अपने फिर इसमें देखेंगे कि अपनी कौन सी एंजाइम की क्या हिस्ट्री थी, यानी कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, एंजाइम टॉपिक, एंजाइम टर्म कैसे आई, है ना, और क्या क्या वर्ड्स थे जो एंजाइम के साथ साथ सॉरी एंजाइम के साथ डिस्कवर हुए, है ना. फिर उसके बाद में अपने आएंगे आज अपने थर्ड पॉइंट पे विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. फिर इसके बाद अपने देखेंगे एंजाइम की क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंजाइम कैसे वर्क करता है, एंजाइम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंजाइम पॉजिटिव वर्क भी करता है, नेगेटिव वर्क भी करता है, इसको अपने और क्या क्या लिख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना. सबसे पहले अपने बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. सबसे पहले अपना पॉइंट है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने इस चैप्टर के लिए कि एंजाइम जो है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है. सबसे पहले देखो सारे के सारे जो लिविंग सिस्टम होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स पे और सिस्टमैटिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस पे. मतलब कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आप ऐसे मान लो अगर अपने लिविंग की और नॉन लिविंग दोनों की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये चीज़ अपने को पता है. यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ अपना इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियरली पता है. अब लिविंग जो होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेस चलती है वो सबकी किस पे डिपेंड करती हैं. कोई ना कोई केमिकल जो प्रोसेस हो रही है वो उन्हीं पे उनकी बॉडी डिपेंड करती है कि कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क नहीं कर रहे, है ना. तो फिर स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि जो भी इनके अंदर लिविंग्स के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होती है वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि उनके अंदर क्या लिविंग एक्टिविटीज़ हो रही है और कौन सी नहीं हो रही. सो इट इज़ डिपेंड ऑन द बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है, अब क्या होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो बॉडी के अंदर होती है, यानी कि इनसाइड द बॉडी, और कुछ ऐसी होती हैं जो बॉडी के बाहर होती है, आउटसाइड द बॉडी, जो कि टोटली डिपेंड किस पे करती है कि काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं. यानी कि आउटसाइड द बॉडी जो होती है रिएक्शन वो भी अपनी बॉडी के ऊपर या लिविंग की बॉडी के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है. अपने इनसाइड द बॉडी के बारे में आपको पता ही है, जैसे अपने अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही है जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है, लंग्स के लिए, यानी जो भी अपने सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की नॉर्मली बात कर लो, उससे एग्जांपल ले लो, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, जो भी प्रोसेस केमिकली अपनी बॉडी के अंदर चल रही है उनकी बात कर रहे हैं. उनके अंदर कोई ना कोई एंजाइम्स जो है वो वर्क करते हैं. आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर, प्रेशर, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है जो एंजाइम होते हैं उन पर भी अपना कोई ना कोई इफेक्ट शो जरूर करते हैं. ठीक है, आगे देखो इसके अंदर अपने देखते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सेलुलर रिएक्शंस के अंदर काम करती हैं, यानी कि कुछ एफिशिएंसी कहीं की कम होती है सेलुलर रिएक्शन में और कुछ की ज़्यादा होती है. इनसाइड द सेल वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. अपने को पता ही है बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है काम करती हैं. ठीक है, अब आगे देखो इनके अंदर क्या होता है, कुछ अच्छी क्वांटिटी में भी काम करती हैं, कुछ कम क्वांटिटी में भी काम करती हैं. ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके फॉर्म में यूज़ होती हैं. यानी कि जो भी अपनी केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रही है, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं. तो वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करते हैं, बायो कैटलिस्ट किसकी तरह बिहेव करते हैं,
बायो कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट का मतलब आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कैटालिस्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव का काम क्या होता है? प्रमोट करना रिएक्शन को, किस वे में? प्रोडक्ट बनाने वाली साइड में, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उस रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई अपना नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करना। समझ आ गया? अब बेसिकली जो बायो कैटालिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं? बायो कैटालिस्ट जो भी लिविंग के अंदर केमिकल प्रोसेस चलती हैं उसके अंदर अपना इफेक्ट शो करते हैं, प्रोसेस कंप्लीट करवाने की तरफ हेल्प करते हैं। समझ आ गया? आगे अपने चलते हैं इसके बाद। अब देखो एंजाइम जो इंक्रीज भी करते हैं रेट को, आपको मैंने बताया, और कुछ डिक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ जो रिएक्शंस होती हैं वो सिंथेसिस टाइप की होती हैं, यानी कि उनमें फॉर्मेशन चलती है। क्या चलती है? फॉर्मेशन। सम रिएक्शंस आर ऑफ सिंथेसिस टाइप। सिंथेसिस मतलब जिसमें कोई ना कोई टाइप की फॉर्मेशन चल रही हो। देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपके लिए ऐसे समझ लो कि नाम तो आपने कई बार सुना होगा एंजाइम, बट थोड़ा सा अलग है, यानी कि इसके बारे में आपने कई चीजें पहले सुनी भी हुई हैं पर उन पर गौर नहीं किया होगा, कई चीजें आपने नहीं भी सुनी, ठीक है। तो इसको इंटरेस्टिंग वे से समझना, क्योंकि अगर आप बोर होकर समझोगे इसको तो कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देके इस चैप्टर को समझना है। सो अपने क्या बात कर रहे थे कि लिविंग के अंदर कुछ प्रोसेस होती है, उनके अंदर सिंथेसिस प्रोसेसेस भी चलती है। सिंथेसिस का मतलब कि एक से दूसरी चीज की फॉर्मेशन करना, ठीक है। आगे देखो, अब अपने बात करते हैं कुछ प्रोसेस या कुछ टर्म्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। कौन सी होती है? कुछ रिएक्शन बोल दो, कुछ टर्म्स बोल दो। बेसिकली इसके अंदर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? ये तो सारा का सारा हमने पढ़ लिया कि हाँ इनसाइड बॉडी रेस्पिरेशन या अदर प्रोसेस चलती है, आउटसाइड बॉडी भी कुछ प्रोसेस चलती है जो उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं। फिर अपने देख लिया कि बायो कैटालिस्ट जो होते हैं वो कई टाइप का काम करते हैं अपना रिएक्शन कंप्लीट करने में, ठीक है, और कई टाइप की इसके अंदर रिएक्शंस बॉडी में चलती है। अब क्या होता है बेसिकली इस एंजाइम से रिलेटेड 2 टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन बोल या प्रोसेस जो है बॉडी में होती है। पहली होती है एनाबॉलिक प्रोसेस एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिक। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो पहले, बट इनका मतलब तो समझ लेते हैं क्या होता है। देखो एनाबॉलिक जो प्रोसेस होती हैं इनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड एनर्जी, मतलब कि अगर ये रिएक्शंस को प्रोसीड करवाना है तो इनको अपने को किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी, मान लो एटीपी है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म ही है, मान लो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? ये ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऐसी प्रोसेस होती है जो रिलीज करती है एनर्जी, रिलीज एनर्जी, दे रिलीज एनर्जी, यानी कि क्या काम करती है? रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज करने का काम करती है। इनको तो रिक्वायरमेंट होती है अगर एनर्जी की, अगर इनको प्रोसेस कंप्लीट करवानी है तो ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन जब चलती है उस टाइम की एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दोज प्रोसेस व्हिच नीड एनर्जी, ठीक है, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज एनाबॉलिक। एंड वेयर इज सम रिएक्शंस आर डिसोसिएट टाइप and release energy, dissociate type and release energy, these are called catabolic process, ठीक है। अब 2 प्रोसेस जब आपस में कंबाइन हो जाती है उनको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक पाथ, यानी कि उसके अंदर एनाबॉलिक भी चल रही है, कैटाबॉलिक भी चल रही है। अब अपने ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लें, अपने अंदर क्या होता है? कुछ प्रोसेस ऐसे होती है जिनके अंदर अपने को एनर्जी की जरूरत भी होती है, कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें अपने अगर अपनी केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर चल रही है तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इन टाइप की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? कंप्लीट एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों टाइप की रिएक्शंस इकट्ठी चलती हैं, उनको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। यही होता है, मतलब जब आपको 11th क्लास में भी आपने शायद पढ़ा हो, इसके अंदर क्या होता है ना, अपने बोलते थे कि लिविंग क्या होते हैं? लिविंग का स्पेशल कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? लिविंग का स्पेशल कैरेक्टर। तो इसके अंदर क्या होता है ना, लिविंग के अंदर कि ह्यूमन बीइंग्स है या अदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है या जो भी है, उनके अंदर अगर सारी की सारी वो लिविंग एक्टिविटी शो कर रहा है तो उसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कंटिन्यू होती है, यानी कि लिविंग का एक स्पेसिफिक फीचर है कि मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म पाथवे या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोला जाता है। ठीक है, अब देख लिया आपने कुछ रिएक्शन डिसोसिएट टाइप की भी होती है, कुछ एसोसिएट टाइप की भी होती है। आगे देखो सबसे ज्यादा जो इसकी अब एक करेक्ट डेफिनेशन है अपने उसके बारे में बात करते हैं। सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग, देखो क्या बात कर रहे हैं, सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनके अंदर सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग प्रोटीनियस नेचर, हैविंग प्रोटीनियस यानी कि वो किससे बने हो, प्रोटीन से, प्रोटीनियस नेचर इन बायोकैटलिस्ट, हैविंग प्रोटीनियस नेचर व्हिच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट, जो किसकी तरह काम करे, बायोकैटलिस्ट की तरह, यानी केमिकल रिएक्शन में कैसे काम करे, व्हिच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही है उसके अंदर क्या काम करे, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे, उसको अपने क्या बोलते हैं, एंजाइम। क्या बोला जाता है उसको, एंजाइम। क्लियर हो गया कि अब आपसे कोई पूछे एंजाइम क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन या कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में बताओ तो आप लोग बता सकते हो और स्पेसिफिक एक डेफिनेशन भी दे सकते हो। ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनके अंदर प्रोटीनियस जो नेचर में होते हैं, यानी कि सारे कंपोनेंट उसके कैसे होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो दीज आर प्रोटीनियस इन नेचर व्हिच एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट। समझ आ गया, क्लियर है? तो उनको क्या बोला जाता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रोटीनियस होते हैं नेचर में और एक्ट करते हैं ऐसे बायोकैटलिस्ट की तरह, उनको क्या बोला जाता है, एंजाइम्स। क्लियर हो गया आपको? तो ये अपना एक पॉइंट जो था इंट्रोडक्शन वाला वो कंप्लीट हो गया। अब अपने सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो टॉपिक था अपना वो था हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। तो हिस्ट्री ऑफ एंजाइम के अंदर आपको सामने कुछ नेम लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो बेसिकली जो नेम्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड डिस्कवरी दी थी। ठीक है, यानी कि एंजाइम से रिलेटेड जिन्होंने कोई भी अपना पोस्टुलेट दिया था या कुछ भी बताया था कि किसकी डिस्कवरी कब हुई, ये सब जो है इन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। तो एक एक करके अपने देख लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने एंजाइम से रिलेटेड डिस्कवरी में पार्ट लिया था। सबसे पहले बेर्जेलियस है। कौन है, बेर्जेलियस। इन्होंने क्या कहा था, एंजाइम वर आइडेंटिफाई एज अ बायोकैटलिस्ट। एंजाइम वर आइडेंटिफाई एज अ बायोकैटलिस्ट, यानी कि यही सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे 1835 के अंदर जिन्होंने बताया था एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। समझ आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आए एडवर्ड बुस्टर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एंजाइम जो जाइमेज था, एंजाइम कॉम्प्लेक्स था जाइमेज, उसके बारे में बताया। दे डिस्कवर अबाउट जाइमेज एंजाइम इन ईस्ट सेल। ईस्ट सेल के अंदर इन्होंने सबसे पहले बताया, ईस्ट की जो सेल थी उसके अंदर इन्होंने जाइमेज के बारे में क्लियर किया, डिस्कवरी की। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं विलियम कूने की। इन्होंने 1878 के अंदर फर्स्ट टाइम टर्म यूज की थी एंजाइम। किसके लिए, एंजाइम के लिए टर्म यूज की थी फर्मेंटेशन। कौन सी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो भी केमिकल प्रोसेस करवाई जाती है उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, और वो जिस केमिकल एंजाइम के थ्रू करवाई थी उन्होंने बोला था उसको फर्मेंटेशन। समझ आ गया? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में, यीस्ट सॉल्यूशन के बारे में, यीस्ट किसके अंदर, फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये किसने बताया था, विलियम कूने ने बताया था। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं जेबी समर की। 1926 के अंदर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इन्होंने क्या बताया था कि यूरिया की जो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म थी इसको इन्होंने उसमें यूरिया को कन्वर्ट किया था। यानी कि इन्होंने जेबी जो समर थे इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया था प्योर यूरियज एंजाइम। दे कन्वर्ट प्योर यूरियज एंजाइम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि टोटली क्रिस्टल वाली स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गया? नेक्स्ट अपने बात करते हैं समर और नॉर्थरोप की। समर और नॉर्थरोप जो थे इन्होंने एविडेंस एस्टैब्लिश किया था कि केमिकल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं।
जो केमिकल एंजाइम्स जो होते हैं, ये तो मैं इंट्रोडक्शन में तो आपको बता दिया, बट ये बताया किसने था? इन्होंने बताया था कि जो भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल नेचर में प्रोटीन होते हैं, केमिकल नेचर में प्रोटीन होते हैं। समझ आ गया? अब देखो ये जो साइंटिस्ट थे जेबी समर, इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया कि इन्होंने प्योर यूरियस एंजाइम जो था उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में बताया, कि यानी कि वो ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि यूरियस एंजाइम जो था उसको अपने प्योर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर समर और नॉर्थरोप आए जिन्होंने बताया कि एंजाइम जो होते हैं केमिकली किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। अब समर और नॉर्थरोप के साथ में बाद में एक साइंटिस्ट और आ गए जिनका नाम स्टैनले था। इनको एंजाइम से रिलेटेड इन तीनों ने काफ़ी अपनी डिस्कवरी की, जिसकी वजह से इनको आगे नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया, यानी इनको नोबेल प्राइज दिया 1947 के अंदर, ठीक है, रिलेटेड विद वर्क, जो काम से रिलेटेड था प्रोटीन के। आगे देखो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कवरी की। एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने आरएनए के अंदर जो भी आरएनए जो आप समझते हो ना, आरएनए और डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए के अंदर जो नॉन प्रोटीनियस आरएनए के अंदर इन्होंने क्या किया? आरएनए के अंदर जो भी इनके अंदर एंजाइम रिलेट हुए, एंजाइम यूज हुए, नॉन प्रोटीनियस जो एंजाइम थे, कौन से? नॉन प्रोटीनियस जो एंजाइम थे, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम के बारे में आरएनए के अंदर किसने बताया? दो साइंटिस्ट आए थे, कौन से? टैक और एल्टमैन। इन्होंने बताया कि आरएनए के अंदर एक नॉन प्रोटीनियस एंजाइम यूज होता है। अभी तक तो अपनों ने क्या पढ़े? सारे के सारे प्रोटीनियस, इसके अंदर क्या नॉन प्रोटीनियस एंजाइम यूज होता है, जिसका नाम क्या था? राइबोन्यूक्लियस। समझ आ गया? क्या नाम था उसका? राइबोजाइम। राइबोजाइम नाम का जो भी इसके अंदर नॉन प्रोटीनियस पार्ट था वो यूज होता है। समझ आ गया? तो ये सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपना अपना एक एक कंट्रीब्यूशन दिया रिलेटेड टू एंजाइम, ठीक है। एट लास्ट जो थे इन्होंने और साथ में इनके स्टीवर्ड जो थे, इन सब ने मिलकर अपना एक काफ़ी ज़्यादा बोल दो कि साइंस की फील्ड में अपना योगदान दिया, जिससे इन्होंने बताया कि आरएनए, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम, ये सब चीज़ें यहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं। वैसे तो ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता शायद इनके बारे में पेपर में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल जो थे, यानी कि सबसे पहले बेर्जीलियस उन्होंने आइडेंटिफाई उन्होंने किया था, तो इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ साइंटिस्ट जिनके बारे में आगे बताया, तो बेसिकली ये टर्म्स थोड़ी सी ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपने बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम बेसिकली अपने जो थर्ड पॉइंट था आज का, अपना उसमें बात करते हैं जो एंजाइम की स्ट्रक्चर्स होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं अपने इसके अंदर। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है कि सभी के सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो बने तो प्रोटीन से होते हैं, बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। समझ आ रही होगी आपको ये चीज़? कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोटीन जो हो एंजाइम की तरह ही वर्क करें, यानी कि ये तो अपने को पता है कि एंजाइम का मेन कंपोनेंट है, एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो अपने कह सकते हैं ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लाइन है, मतलब इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अब अपनी बात करते हैं राइबोजाइम की। राइबोजाइम क्या होता है? ये क्या हेल्प करता है? आरएनए स्प्लाइसिंग में। इसके अब आप लोग सोच रहे हो पता नहीं ये कौन सी नई बना अभी, आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है? देखो क्या होता है, आप लोगों ने मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के बारे में सुना होगा, है ना, जिसको अपने एमआरएनए बोल देते हैं, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एक होता है टीआरएनए, ठीक है। एमआरएनए और टीआरएनए इन दोनों की फॉर्मेशन में या इन दोनों की सिंथेसिस में आरएनए स्प्लाइसिंग बोला जाता है, इसमें हेल्प करता है। समझ आ गया? ठीक है। इस चैप्टर में इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना, आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके बाद कुछ एंजाइम होते हैं, उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है? प्रोटीन। सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ टोटली प्रोटीन, यानी कि सम एंजाइम्स, यानी कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने पेप्सिन एंड पेप्सिन हो गया, ठीक है, यूरिएज हो गया, ये सब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। यानी कि सारा का सारा जो इनमें कंपोनेंट होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का होता है। समझ आ गई? बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेन कंपोनेंट प्रोटीन होता है, बट उसके साथ साथ कुछ चीजें और प्रेजेंट होती हैं। समझ आ गया? यानी कि प्रोटीनियस नेचर भी होता है कईयों में उस प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस भी होता है, ठीक है। तो ये तो एक एंजाइम्स के एग्जांपल जो आपने देखे वो टोटली किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे
एंजाइम। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि या तो उसके अंदर दोनों की दोनों चीजें प्रेजेंट हो, उनकी टर्म को क्या बोला जाता है, कंप्लीट एंजाइम या फिर होलो एंजाइम। ठीक है, यानी प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट है और नॉन प्रोटीनियस भी प्रेजेंट है। इस टाइप के एंजाइम्स को बोला जाता है होलो एंजाइम या फिर क्या बोला जाता है इसको, कंप्लीट एंजाइम। कुछ प्रोटीन कंपोनेंट जो होते हैं, प्रोटीन कंपोनेंट, अब इसकी अपने होलो एंजाइम के टर्म में आज मैंने देखी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं होलो एंजाइम के बारे में। अब देखो होलो एंजाइम के अंदर दो पॉइंट्स अपने देखे, कौन कौन से, एक तो प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा नॉन प्रोटीन है। अब जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, आप लोगों ने देखो इस चीज को याद रखना है। होलो एंजाइम के अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो टाइप के पार्ट प्रेजेंट है, जिसमें से प्रोटीन वाले को क्या बोला जाता है, अको एंजाइम। क्या बोला जाता है, अको एंजाइम, ठीक है। और एक होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट, उसको बोला जाता है कोफैक्टर। क्या बोला जाता है, कोफैक्टर, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट एंजाइम। क्या बनाते हैं, कंप्लीट एंजाइम, यानी कि जब किसी रिएक्शन में प्रोसेस में काम करना होगा, कंप्लीट एंजाइम वर्क करेगा तो उसमें अको एंजाइम भी प्रेजेंट होगा एंड साथ में उसके कोफैक्टर भी प्रेजेंट होगा। सो इनके कोफैक्टर के बेसिस पे अको एंजाइम को अपने पढ़ेंगे। अब ये जो कोफैक्टर है इसके बारे में अपने देखते हैं। कोफैक्टर जो है फर्दर तीन पार्ट्स में और डिवाइड किया गया, कोफैक्टर को आगे जो है तीन पार्ट्स के अंदर और डिवाइड किया गया, जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। सबसे पहला कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, कोएंजाइम। कौन सा है, कोएंजाइम। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज एक्टिवेटर। थर्ड कौन सा है, एक्टिवेटर। अब इन तीनों के बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। अब इसके बारे में अपने कुछ पढ़ते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, ऑर्गेनिक नेचर का होता है। आपको पता है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट था वो क्या है, कोफैक्टर। अब नॉन प्रोटीन पार्ट के आगे अपने तीन पार्ट और पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये तीनों कैसे होंगे, नॉन प्रोटीनियस। तो अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उनके अंदर जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं, नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, ये ऑर्गेनिक नेचर का, ऑर्गेनिक नेचर का। आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं कैसा ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। यानी इनऑर्गेनिक के अंदर तो क्या होता है, मेटल्स भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर मेटल्स नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट अपने और इसके अंदर देखते हैं, एक बात और है इसकी, ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है ये एपो एंजाइम के साथ में टाइटली पैक होता है। मतलब कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइप का अगर नॉन प्रोटीन कोफैक्टर प्रेजेंट होगा तो एपो एंजाइम के साथ वो टाइटली बाउंडेड होगा। कैसा होगा, टाइटली बाउंडेड। समझ आ गया, यानी कि इसको अलग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। आपने दो पार्ट देखे, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, जिनसे मिलकर कॉम्प्लेक्स एंजाइम बनता है। अब एपो एंजाइम तो प्रोटीनियस पार्ट था और कोफैक्टर जो था नॉन प्रोटीनियस था। नॉन प्रोटीनियस फर्दर तीन टाइप में डिवाइड हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइप का जो कोफैक्टर है वो एपो एंजाइम के साथ में टाइटली बाउंडेड होता है, और क्या उसमें सारे के सारे नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होते हैं ऑर्गेनिक टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो इसमें क्या है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम हो गया, फ्लेवोप्रोटीन हो गया, ये सब इसके एग्जांपल, ये याद रखना आपने, ठीक है। नेक्स्ट कोएंजाइम की बात करते हैं। कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है इसके अंदर जो लूजली एसोसिएटेड होता है। क्या होता है इसके साथ, नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट होता है यहाँ पे, नॉन प्रोटीनियस वो कैसा होता है, लूजली अटैच्ड होता है, लूजली अटैच्ड, यानी कि जब इसको अलग होना होगा तो वो इस अको एंजाइम से इजीली अलग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपने एक्टिवेटर पे। अब इसके अंदर उससे पहले अपने एग्जांपल देखते हैं। एक्टिवेटर पे जाने से पहले इसके अंदर NADP ये चीजें आप लोग सोच रहे हो पता नहीं कहां से आ गई। जब आप लोग 10 और 11 चैप्टर पढ़ेंगे अपने इसी के अंदर, उसके अंदर आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये लूजली अटैच कैसे होते हैं और ये जल्दी से अलग कैसे हो जाते हैं। समझ आ गया। अब बात करते हैं एक्टिवेटर्स की। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एक्टिवेटर्स के अंदर अभी तक तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या था, ऑर्गेनिक नेचर के आए थे नॉन प्रोटीनियस। इसके अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक नेचर के नॉन प्रोटीनियस पार्ट आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के, जैसे कि आयरन, एग्जांपल आयरन, ठीक है। तो ये क्या काम
आप लोगों को सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या है ना, इस डायग्राम के अंदर अपनों ने ये जो डायग्राम बनाया है होलो एंजाइम, किसका है, होलो एंजाइम का, जिसके अंदर अपनों ने एपो एंजाइम के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड किया हुआ है एज ए सबस्ट्रेट, इसके साथ में अटैच है, जिसको अपने कोफैक्टर भी बोल सकते हैं। यानी कि इसकी जगह पे प्रोस्थेटिक ग्रुप की जगह पे अपने वो क्या कहते हैं, एक्टिवेटर भी ले सकते हैं, ठीक है, और कोएंजाइम भी ले सकते हैं, जिसको अपने कोफैक्टर बोलते हैं। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की जो फॉर्म होती है इसको अपने क्या बोल देते हैं, होलो एंजाइम। यानी कि यहाँ से जो ये चीजें यहाँ से बाइंड होती है वो इस फॉर्म में यहाँ से इसके साथ आके ऐसे अटैच होती है, यानी कि लूजली अटैच होंगी, टाइटली अटैच होंगी, वो सब यहीं से होंगी और यहीं से सेपरेट होंगी, ठीक है। अब अपना लास्ट पॉइंट रह गया एपो एंजाइम, उसके बारे में देख सकते हैं। एपो एंजाइम का जो मेन पार्ट होता है, एपो एंजाइम जो होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका होलो एंजाइम का। यानी कि होलो एंजाइम का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एपो एंजाइम। और ये किससे बना होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इसके अंदर कई टाइप के डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। इसमें अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इसके अंदर उन सबका अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, उसके बारे में आगे अपने डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कुछ प्रोटीन होते हैं वो सरफेस एरिया ज्यादा लेते हैं, कई बार ये कोएंजाइम होते हैं ज्यादा सरफेस एरिया ले लेते हैं, वॉल्यूम ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए थोड़ी सी स्पेस कम रहती है। आगे देखो इसके अंदर वन और मोर स्पेसिफिक साइट्स भी हो सकती हैं, यानी कि इसके साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हुआ है इसके लिए एक साइड भी हो सकती है, और मे भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा साइड्स पे भी आके इसके साथ एपो एंजाइम के साथ में टोटल बाइंड हो, यानी कि दोनों मिलकर क्या बनाए, होलो एंजाइम, ठीक है। अब जो पार्ट इसके साथ आके बाइंड होते हैं ये आपको